उत्सव में रात का आनंद लेने वाले लोगों की भीड़ थी। लोगों ने अपनी पसंदीदा पोशाकें पहनी थीं, जबकि कुछ सुपर हीरो की तरह तैयार थे, अन्य जानवरों की तरह तैयार थे। सेयर और रोज ने ध्यान आकर्षित किए बिना एक खाद्य स्टैंड पर जाकर वह खाना ऑर्डर किया जो वे खाना चाहते थे। रोज ने एक फल की कटार और क्रीम और स्ट्रॉबेरी से भरा केक ऑर्डर किया। उसकी नज़र स्वादिष्ट भोजन पर टिकी हुई थी और उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं देखा था। उसने फल की कटार और केक का एक निवाला खाया। यह देखकर शेर की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने अपने सिर को सहलाना शुरू कर दिया और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या खाना स्वादिष्ट था। रोज ने अपनी आंखें बंद कीं और सिर हिलाया। शेर ने पलटकर देखा और उसकी नज़र दूसरों पर टिकी हुई थी। जब उसे याद आया कि यह हैलोवीन उत्सव था, तो उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। जब रोज भोजन का आनंद ले रही थी, तब शेर चुपचाप दूसरों को देखने लगी। वह नहीं जानती थी कि अगर वह घटना कभी नहीं हुई होती या अगर उसने कभी किसी राक्षस के साथ अनुबंध नहीं किया होता तो क्या होता। वह खुद को ओसिरिस के साथ खुशी खुशी बातचीत करते हुए कल्पना करने लगी। उसे एहसास हुआ कि राक्षस की मदद के बिना वह ओसिरिस के साथ अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाती। खोई हुई निगाह से वह जमीन को देखने लगी। उसकी आंखें उदासी से भर गईं, लेकिन उसने इस मामले के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया क्योंकि उसे इसकी पुष्टि करनी थी। वह कल्पना करने लगी कि विकर उसे जानलेवा निगाहों से घूर रहा है। हमारे लड़के ने पूछा कि क्या उस राक्षस का नाम शेर था जिसके साथ उसने अनुबंध किया था। 10 कुलीन लाशों में से एक। उसकी आंखें चमकने लगीं और एक जिज्ञासु और संदिग्ध भाव के साथ उसने पूछा कि विकर को यह कैसे पता चला। उसके लिए नाइट ब्लड हाउंड एक अभूतपूर्व खलनायक था जो हाल ही में शहर की रातों में डर पैदा कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह 10 कुलीन लाशों के अस्तित्व के बारे में जानता था। जब लोग उत्सव का आनंद ले रहे थे, तब सायरे की नज़र उन पर टिकी हुई थी। वह चुपचाप देखने लगी और कारण न जानते हुए भी उसे यकीन था कि नाइट ब्लड हाउंड उसके अंदर मौजूद राक्षस सायरे से ग्रस्त था। इसलिए वह जानती थी कि अगर वह इस तरह लोगों से भरी जगह पर दिखाई देगी तो नाइट हाउंड भी दिखाई देगा। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और हमारे लड़के की तलवारबाजी को याद करके डर महसूस किया। विकार के खिलाफ लड़ाई में उसने गोलेन का उपयोग करके हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लड़के ने बेल्जेबब तलवार की मदद से एक ही वार में उसे 2 हिस्सों में काट दिया। अतीत में जब जंगल में वह घटना हुई थी, तो उसे उसके चाचा ने बचाया था। विकार के खिलाफ अपनी लड़ाई में उसने जो तलवारबाजी और लाल आभा देखी थी, वह उस रात की लड़ाई में देखी गई तलवारबाजी और लाल आभा के समान थी। यह जानने के लिए कि क्या उसकी सहज बुद्धि सही थी, उसे नाइट ब्लड हाउंड से मुखौटा हटाना पड़ा। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और खोई हुई अभिव्यक्ति के साथ सबसे बुरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि अगर नाइट ब्लड हाउंड वास्तव में वह लड़का होता तो क्या होता। उसे नहीं पता था कि अगर वह लड़का उसे अब देखता तो क्या कहता और नहीं वह कैसे बदल जाता। उसके रवैये को देखकर उस इलाके में घूम रहे एक आदमी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कैमस उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि वह वास्तव में उस लड़के को देखना चाहती थी। लेकिन तभी एक आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। उसे उस बारे में सोचना बंद करने के लिए कहा। हुड पहने एक नीले बालों वाली महिला दिखाई दी और फुसफुसाते हुए उसे उन भावनाओं के बारे में सोचना बंद करने की सलाह दी जो उसे सिरदर्द का कारण बनती हैं। वादा किया कि वह सब कुछ संभाल लेगी। यह सुनकर कैमस अपने विचारों से बाहर आ गई और उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं।
रात हो चुकी थी और चांद आसमान में ऊंचा था। नीले बालों वाली हुड वाली महिला के पास परी के पंख थे। वह चुपचाप कैमस को देखने लगी और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह समय जम चुका था और राक्षस कहने वाले और कैमस के अलावा कोई भी हिल नहीं सकता था। राक्षस ने कैमस को चुपचाप देखना शुरू कर दिया। कैमस ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और अपने विचारों में डूब गई। उसने अपना सिर उठाया और गुस्से से भरी निगाहों से पूछा कि क्या यह अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है। राक्षस कहने वाला उत्सुक हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। कैमस ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने जो अनुबंध किया था उसमें कहा गया था कि उसकी शक्ति उधार लेने के बदले में जब वह मरेगी तो वह देगी। उसने बताया कि जिस क्षण राक्षस कहने वाला चाहेगा वह केवल 1 घंटे के लिए उसके शरीर पर नियंत्रण कर सकती है। राक्षस कहने वाला कैमस को चुपचाप देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कैमस की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने राक्षस की ओर पीठ कर ली और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा और उसे यह भी सलाह दी कि वह खुद को यह सोचकर धोखा देना बंद करे कि वह उसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकती है। राक्षस कहने वाले की निगाह उस पर टिकी हुई थी। वह अपने विचारों में डूब गई और सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक पाई। फिर उसकी आंखें दुष्टता से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान फैल गई जो उसका असली स्वरूप दिखा रही थी। उसने अपना भेष उतार दिया और रूपांतरित होना शुरू कर दिया। देवदूत के पंख गायब हो गए जिससे एक राक्षस की पूंछ दिखाई देने लगी। उसके बाल नीले और लंबे हो गए और उसके सिर पर सींग उग आए। शेर 3 आंखों वाली एक राक्षस थी। वह कैमस के पास गई, अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और जब उसकी आंखें बुराई से चमक रही थीं, एक मुस्कान के साथ उसने पूछा कि वह अकेले क्या कर सकती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसके प्रियजन चले गए हैं और वह उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई है। कैमस की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और राक्षस के जाल में नहीं फंसी। शेर की आंखें द्वेष से चौड़ी हो गईं और एक मुस्कान के साथ उसने कैमस को याद दिलाया कि उसने अपने चाचा के दिल पर वार किया था जो उसकी देखभाल करते थे और उसने जो कुछ भी अपने दम पर किया था वह एक आपदा थी। कैमस ने संयम न खोने की कोशिश की और खोए हुए भाव के साथ जमीन को देखने लगा। समय रुक गया था जब तक कि रोज फलों की कटार खा नहीं पाती। शेर ने स्पष्ट किया कि उसकी बदौलत कैमस अपनी छोटी बहन को ढूंढने में सक्षम हो पाया था, यह बताते हुए कि उसकी क्षमता ने कैमस को उस व्यक्ति को देखने की अनुमति दी जिससे वह मिलना चाहती थी। शेर के हाथों को हटाने के लिए कैमस ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा कि वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को क्यों नहीं ढूंढ पाई। शेर उससे दूर चली गई और उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से भर गईं। कैमस ने अपना सिर नहीं उठाया और बताया कि उसने शेर के साथ अनुबंध करने का मुख्य कारण उस लड़के की लाश को ढूंढना था। शेर ने अपने हाथ फिर से उसके कंधों पर रखे और उत्सुक हो गई। कैमस ने उल्लेख किया कि वह उस लड़के को नहीं ढूंढ पाई थी, भले ही उसने पिछले 2 वर्षों से लाल और काले पहाड़ के पानी में खोज की थी। कैमस की आंखें घृणा से चमकने लगीं। वह राक्षस की ओर मुड़ी और घुटन भरी निगाहों से उसे आदेश दिया कि वह उसके रास्ते में न आए क्योंकि उसे आखिरकार एक सुराग मिल गया था जिससे वह उस व्यक्ति को फिर से देख सकती थी। कैमस ने सैयर के जाल में फंसने से बचने के लिए ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय ने अपनी गति फिर से शुरू कर दी। कैमस थक जाने के कारण जोर जोर से सांस लेने लगी। सैयर की नजर उस पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें घृणा से भर गई थीं। वह यह देखकर क्रोधित हो गई कि कैमस का दिमाग मजबूत था और अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था।
तभी राक्षस सैयर ने पलटकर देखा और उसकी आंखें जिज्ञासा से चमकने लगीं। उसका ध्यान एक स्टॉल पर केंद्रित था। उसे एक राक्षस के खून की गंध आ रही थी। उसने महसूस किया कि कोई अशुभ सैयर ने अपने हाथ से उसकी ठुड्डी को पोंछा और एक अप्रिय भाव के साथ कैमस को भाग जाने की सलाह दी, क्योंकि हवा में उस घृणित आभा की गंध आ रही थी जो एक राक्षस शिकारी के लिए अद्वितीय थी। यह सुनकर कैमस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह सदमे में आ गई। फिर उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और क्रोध से भर गई। बिना एक सेकंड गवाए वह स्टॉल की ओर दौड़ने लगी, यह जानते हुए कि वह व्यक्ति वहां था। राक्षस शेर की आंखें उलझन से भर गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भागने के बजाय कैमस उस स्टॉल पर जाना चाहता था जहां से राक्षस शिकारी की आभा आ रही थी। एक उग्र निगाह से उसने पूछा कि कैमस क्या कर रहा था। वह रुकी नहीं और अपनी पूरी ताकत से स्टॉल की ओर भागती रही, यह सोचकर कि आभा रक्त शिकारी कुत्ते की होगी। वह भीड़ के बीच से निकल गई और इस तथ्य के बावजूद कि राक्षस शेर उसे जाने के लिए नहीं कह रहा था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तभी किसी ने आसमान में आतिशबाजी छोड़ी, जिससे एक खूबसूरत नजारा बन गया। कैमस जोर जोर से सांस लेने लगी और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसकी नजर नाइट ब्लडहाउंड का मुखौटा पहने किसी व्यक्ति पर टिक गई। वह विकर और अन्य लोगों के स्टॉल के पास थी और जबकि आसमान आतिशबाजी से भरा हुआ था, प्रवेश द्वार पर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कैमस का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नाइट ब्लड हाउंड एक महिला थी। नाइट हाउंड की पोशाक पहने हुए व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉलर्स था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक दयालु मुस्कान के साथ उस आदमी से कहा कि वह ध्यान रखे कि अगर वह नियमों का पालन नहीं कर सकता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए उसने उसे अपने प्रवास का आनंद लेने के लिए कहा। जब कैमस को एहसास हुआ कि डॉलर्स ने नाइट हाउंड की पोशाक पहनी हुई थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें घृणा से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ डॉलर्स की ओर बढ़ाया और मन का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह क्रोधित थी क्योंकि यह बहुत कष्टप्रद था। बिना एक सेकंड के लिए हिचकिचाए उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और क्रोध में आकर उसे जमीन पर रख दिया, जिससे उसका मन फर्श पर फैलने लगा और एक शक्तिशाली जादू का घेरा बन गया। यह जादू इतना शक्तिशाली था कि एक विशाल घेरा पूरे क्षेत्र में फैल गया और कुछ ही देर बाद जमीन से कंकाल निकलने लगे। डॉलर्स की नजर उन पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। एक पल में कई कंकाल जमीन से उभरे और सांचो और पिग्गी को घेर लिया, जिन्होंने बिना जाने क्या हो रहा था अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कंकालों की एक भीड़ ने लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया, जो रोने और डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे मरे हुए थे। कंकालों ने शुरू किया बियांका और ट्यूडर के पास जाने के लिए। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उलझन भरे भाव से पूछा कि क्या मुखौटा पहने महिला ने इन मरे हुए सैनिकों को बुलाया है। बियांका ने रक्षात्मक रुख अपनाया और बताया कि साम्राज्य में काले जादू को सख्ती से नियंत्रित किया जाता था और इसे वर्जित माना जाता था। यह सुनकर ट्यूडर को तुरंत एहसास हुआ कि यह महिला एक खलनायिका थी। धीरे धीरे जमीन से और अधिक कंकाल उभरने लगे, जो हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी किसी ने दिव्य शक्ति का उपयोग किया और मरे हुए सैनिकों को शुद्ध किया। यह डॉलर्स थी। उसने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और जब उसका शरीर पवित्र प्रकाश छोड़ रहा था तो दृढ़ निश्चयी निगाह से उसने लुकान के सभी सदस्यों से स्टाल के ग्राहकों को सुरक्षित रखने में उसकी सहायता करने के लिए कहा। यह सुनकर ट्यूडर, सांचो और पिग्गी की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं।
अन्ना साइन के पीछे छिपी हुई थी। डॉलर्स की निगाहें उस पर टिकी थीं और उसने अन्ना से एक प्रोफेसर को खोजने के लिए कहा। यह सुनते ही एना को पसीना आने लगा और उसने उलझन भरी निगाहों से पूछा कि वह क्या करना चाहती है। डॉलर्स ने उससे कहा कि वह इस बारे में चिंता न करे। उसने अपने हाथ जोड़े और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं क्योंकि उसकी विशेषता मरे हुओं से लड़ना था। दिव्य शक्ति को देखकर कैमस का जबड़ा खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह कष्टप्रद होने वाला था। गुस्से से भरी निगाहों से उसने डॉलर्स को आदेश दिया कि वह उसके रास्ते में न आए क्योंकि उसे असली नाइट हाउंड से मिलना था। डॉलर्स ने अपने हाथ जोड़े और दिव्य शक्ति छोड़ते हुए पूछा कि वह नाइट हाउंड से क्यों मिलना चाहती है। कैमस ने खड़े होकर पूछा कि नाइट ब्लड हाउंड के साथ उसका क्या रिश्ता है। यह सुनते ही डॉलर्स की आंखें दृढ़ निश्चय से चमकने लगीं। उसने ध्यान केंद्रित किया और चुपचाप कैमस को घूरने लगी। आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति के साथ उसने बताया कि वह और नाइट हाउंड आत्मा के साथी थे। कैमस ने विकर और डॉलर्स को एक साथ और खुश कल्पना करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें घृणा से चमकने लगीं और वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने डॉलर्स की ओर हाथ बढ़ाया और कसम खाई कि वह उसकी आत्मा को तब तक चकनाचूर कर देगी जब तक कि वह एक मरे हुए सैनिक में बदल न जाए। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जिससे कंकालों का एक झुंड उसकी ओर बढ़ने लगा। डॉलर्स ने अपने हाथ कंकालों की ओर बढ़ाए और अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। आत्मविश्वास से भरी निगाहों से उसने कसम खाई कि वह उनसे नहीं हारेगी। इससे पहले कि कंकाल एक और कदम बढ़ा पाते, किसी ने शक्तिशाली मैना की लहर से हमला कर दिया, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गए। डॉलर्स ने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रखा और उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। जिस व्यक्ति ने हमला किया था, वह कोई और नहीं बल्कि सिंक्लेयर था। वह एक जादुई छड़ी पकड़े हुए थी और उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। डॉलर्स घबरा गई, बगल की ओर हाथ बढ़ाया और चिंतित भाव से उससे सुरक्षित स्थान पर भाग जाने को कहा क्योंकि यह खतरनाक था। सिंक्लेयर उसके सामने खड़ा था और उसने मना कर दिया, उससे कहा कि वह उसकी चिंता न करे। सिंक्लेयर की आंखें दृढ़ निश्चय से चमकने लगीं और उसकी नज़र कैमस पर टिक गई। उसने बताया कि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि उसे लड़ना होगा। कैमस ने अपना संयम खो दिया और हमला कर दिया, जिससे उनके सामने मैना का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। डॉलर्स और सिंक्लेयर घबरा गए, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हमले से ठीक पहले सिंक्लेयर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक अवरोध को बुलाया, जिससे वह और डॉलर्स हमले से बच गए। कैमस ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और अधिक मैना छोड़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखें घृणा से चौड़ी हो गईं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह केवल नाइट हाउंड को देखना चाहती थी, सलाह दे रही थी कि अगर वे मरना नहीं चाहते हैं तो उन्हें उसे बुलाना चाहिए और उसे यहाँ आने के लिए कहना चाहिए। डॉलर्स ने सिंक्लेयर की सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाए। सिंक्लेयर, जो हमले को रोक रही थी, यह देखकर अपने दांत पीसती रही कि कैमस मरे हुए लोगों को बुला सकता है और इसके अलावा इस क्षमता का अग्नि जादू भी इस्तेमाल कर सकता है। उसे नहीं पता था कि उसके पास कितना मैना है। तभी हमले को रोकने के लिए उसने जो अवरोध लगाया था, वह टूटने लगा। दोनों का ध्यान उस पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। जूते पहने हुए कोई दिखाई दिया। कैमस ने हमला करना जारी रखा और धीरे धीरे वे उसके पास आने लगे। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। वह सदमे में थी। उसके बालों की लटें तैरने लगीं और फिर असली नाइट हाउंड दिखाई दिया और एक गहरी निगाह से कैमस पर हमला किया।
उसने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने रखीं और हमले को रोक दिया। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि वह आ गया है। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाती, विकर ने जानलेवा नजर से उसकी ओर हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे लड़के ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे पीछे की ओर फेंक दिया, जिससे उसका शरीर बाहर की ओर उछल गया। वह स्टालों से टकरा गई और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।